नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारतीय शिक्षा का विकास या इतिहास जो हमारा प्रश्न पत्र है या आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा या शिक्षा के नवीन प्रयास या उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, कई नामों से इसको हम जानते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ताराचंद समिति। ताराचंद समिति और आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग दोनों एक ही समय अपने अस्तित्व में आते हैं। तो सबसे पहले हम ताराचंद समिति जो नींव डालता है ऐसी सोच की, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सन 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊपर उठाने के लिए सुझाव देने हेतु माध्यमिक शिक्षा का स्तर की समीक्षा करने के लिए और उसके स्तर को उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचंद समिति का गठन किया गया, जो ताराचंद जी की अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया, इसलिए इसको ताराचंद समिति के नाम से भी जानते हैं। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। ठीक, आप कह सकते हो जिस समय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग जिसको कहते हैं, जिसके अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, 1948 में जिसका गठन हुआ था, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था और उसका काम था उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देना। उच्च शिक्षा में जब सुधार हेतु सुझाव आए 1949 में उसके आयोग के, उस आयोग ने उस सुझाव में ये भी कहा था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा से ही बच्चे उच्च शिक्षा में पहुंच रहे हैं, इसलिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। और उसी समय 1948 में ही माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कि 1948 में माध्यमिक शिक्षा की दशा और दिशा क्या है, भारत सरकार ने इसकी समीक्षा करने के लिए और उसका स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, माध्यमिक शिक्षा की दशा क्या है इसकी समीक्षा करने तथा उसके स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए सुझाव देने हेतु ताराचंद समिति का गठन किया था 1948 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए। माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव दिए वो इस प्रकार से। पहला सुझाव जो ताराचंद समिति थी उसने ये दिया था कि जूनियर बेसिक 5 वर्ष तथा सीनियर बेसिक 3 वर्ष का हो। जो जूनियर बेसिस, हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा होती है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। हम अपनी सुविधा के अनुसार कक्षा 1 से जो 5 तक की शिक्षा होती है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जो 5 से यानी कि 6 से 8 तक होती है उसको जूनियर कहते हैं। लेकिन वो प्राथमिक है, कक्षा 5 तक प्राथमिक है, और जो 6, 7, 8 का है वो उच्च प्राथमिक जिसको कहते हैं सीनियर बेसिक। तो इस समिति ने पहला सुझाव यही दिया कि जूनियर बेसिक जो है वो 5 वर्ष का हो तथा सीनियर बेसिक 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक, इस तरह से प्राथमिक शिक्षा 8 वर्ष की हो। दूसरा सुझाव इस समिति ने अपना दिया कि माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। ये बहुत अभिनव सुझाव था। इससे क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछे गए हैं या नेट में पूछे गए हैं और भी बड़े बड़े राज्य स्तरीय एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये पूछा गया था कि किस समिति या आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया, किस समिति या आयोग ने सर्वप्रथम
बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने का सुझाव दिया। ठीक, तो वो आयोग या समिति क्या थी? ताराचंद समिति ने, जो 1948 में जिसका गठन हुआ था, इसने सर्वप्रथम बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। इसने कहा था कि माध्यमिक स्तर पर ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अन्य शिक्षाएं दे दी जाएं, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन बेहतर ढंग से कर सकें। उन विद्यालयों को बहुउद्देशीय बनाया जाए, वो केवल किताबी ज्ञान के विद्यालय न बने, ऐसे विद्यालय हों जिसमें कई तरह की गतिविधियाँ हों, उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, उसमें वाणिज्य की शिक्षा भी दी जाए, उसमें विज्ञान की भी शिक्षा दी जाए, उसमें कला की भी शिक्षा दी जाए। तो ये ऐसे विद्यालय खोले जाएं जो मल्टीपर्पज़ हों, बहुउद्देशीय हों, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कराई व सिखाई जा रही हों। तो ये दूसरा सुझाव था ताराचंद समिति का कि माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं। फिर तीसरा सुझाव था माध्यमिक शिक्षा संबंधित कि जूनियर बेसिक पर मातृभाषा, जो जूनियर बेसिक है यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। मातृभाषा, जैसे भारत की ही बात कर लो तो किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु है, किसी की कन्नड़ है, किसी की उड़िया है, किसी की मलयालम है, किसी की पंजाबी है, अलग अलग से मातृभाषाएँ हैं। हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो मातृभाषा के माध्यम से जूनियर बेसिक पर जो शिक्षा हो वो मातृभाषा के माध्यम से हो, शिक्षा का स्तर जो हो वो मातृभाषा के माध्यम से हो, और तथा सीनियर स्तर पर मातृभाषा के साथ हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो। सीनियर स्तर यानी कि 6, 7, 8 जो बताया गया है कि सीनियर स्तर पर जो 6, 7, 8 के ऊपर वाली शिक्षा है वो मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भाषा को भी उसमें अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया जाए, क्योंकि हिंदी चूँकि राष्ट्रभाषा है, राज्य की भाषा है, इसलिए इसको हिंदी की शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। अब ये हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, किनके लिए थी? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अब हमारी मातृभाषा और हमारी राष्ट्रभाषा यानी राज्य भाषा जो है वो हिंदी ही है, लेकिन ये हिंदी उनके लिए थी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो उनके लिए अनिवार्य रूप से हिंदी की शिक्षा दी जाए, हिंदी अनिवार्य रूप से उनको सिखाई जाए। फिर बात की जाती है नंबर 4, जो सुझाव उनका था वो उन्होंने कहा कि बाह्य परीक्षा का आयोजन केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर हो। जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं 5 में, 8 में, इस तरह से जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम एकदम से समाप्त कर दिए जाएं। ये कब लिए जाएं? जब माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति हो, मतलब जब माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में बच्चा हो तब उसका बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाए, उससे पहले उसका बोर्ड एग्ज़ाम ना लिया जाए। यानी कि कह सकते हो आप कक्षा 10 या 12 ये अंतिम चरण है, यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएं, इससे पहले ना लिया जाए। फिर 5वां सुझाव जो था कि विश्वविद्यालयों में, जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हो, जो एडमिशन हो विश्वविद्यालयों में या उच्च शिक्षा में जो एडमिशन हो वो माध्यमिक शिक्षा के परिणाम के आधार पर हो। जो माध्यमिक शिक्षा में जिस तरह से रिजल्ट आए उस रिजल्ट को आधार बनाकर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया जाए। हाँ, एक बात इसने और कही कि अगर विश्वविद्यालय चाहें तो अपने यहाँ एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं। चाहे तो परिणाम के आधार पर, माध्यमिक शिक्षा के परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय अपने यहाँ प्रवेश दें, और या फिर चाहे तो विश्वविद्यालय चाहे तो प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकता है और उसके आधार पर, उसके परिणाम के आधार पर अपने यहाँ प्रवेश ले सकता है। ये कुछ प्रमुख सुझाव थे जो ताराचंद समिति ने भारत सरकार के सामने रखे थे।
ठीक। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का, जो ताराचंद समिति के सुझाव थे, इन सुझावों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसको लगा कि ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है, ये सुझाव जो ताराचंद समिति के हैं ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है, अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। अतः उसने 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने, 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। ये जो ताराचंद समिति की रिपोर्ट थी, इसका अध्ययन किया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने और कहा कि ये उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ये कंप्लीट नहीं है, आधे अधूरे हैं और अस्पष्ट हैं, अधूरे हैं और अस्पष्ट हैं। इसलिए उसने केंद्रीय सरकार को 1951 में एक सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाए और उसके आधार पर जो उसका दायित्व हो वो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के सुझाव के लिए हो। तो इसी समिति के रिपोर्ट के बाद केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था, जिसके हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।